गुड मॉर्निंग। आज का हमारा लेक्चर फार्मिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम आंतरिक पुनर्निर्माण संबंधी योजना का निर्धारण। अभी तक हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के माध्यम से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के बारे में अध्ययन किया है और बहुत से क्वेश्चंस के माध्यम से इसको लेखांकन भी हमने किया है। और वो तैयार जो स्कीम थी मैनेजमेंट के माध्यम से तैयार की जाती है और ट्रिब्यूनल इनको अप्रूव करके हमें ये हम तक पहुंचाता है क्वेश्चन के माध्यम से और हम उसका सलूशन तैयार करते हैं। परंतु आज जो हमारा चैप्टर है उसमें हम योजना का निर्धारण करेंगे। हम खुद योजना का निर्धारण किस प्रकार कर सकते हैं आंतरिक पुनर्निर्माण की, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे। ये 2 पार्ट्स में आपके सामने आएगा। आज का फर्स्ट पार्ट आज आपके अभी चल रहा है और सेकंड पार्ट इसके बाद में आपको ई लेक्चर के माध्यम से दिया जाएगा। तो अपन लेसन स्टार्ट करते हैं अपना। देखिए कि आंतरिक पुनर्निर्माण योजना का अर्थ वैधानिक विभिन्न प्रक्रिया की पुनर्निर्माण योजना के अंतर्गत लेखांकन पर प्रकाश डाला जाता है। विभिन्न प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में वर्णित पुनर्निर्माण योजना से हम भली भांति परिचित होने के पश्चात आर्थिक रूप से जो कंपनियां बीमार हो चुकी हैं, जो व्यवसायी संस्थाएं या व्यवसायी कंपनियां बीमार हो चुकी हैं, उनके पुनर्निर्माण हेतु योजना की रचना करते समय हमें किन किन पहलुओं पर विचार करना चाहिए तथा परिस्थिति के अनुसार आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना में किन बिंदुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा कौन कौन सी मान्यता हैं जिनको हम ध्यान में रखकर आंतरिक पुनर्निर्माण से संबंधी योजना का निर्धारण करते हैं। तो देखिए हमारी जो मान्यताएं हैं वो है कि आंतरिक पुनर्निर्माण योजना का निर्धारण कुछ मान्यताओं पर आधारित है। आंतरिक पुनर्निर्माण जब हम करते हैं तो कुछ मान्यताएं हैं जिन पर ये आधारित है। अतः आंतरिक पुनर्निर्माण योजना की संरचना जिन मान्यताओं पर आधारित है, यदि उन की सूचनाएं आपको उपलब्ध नहीं है तो हो उचित और विवेकपूर्ण मान्यता लेते हुए आंतरिक पुनर्निर्माण की योजना तैयार करनी चाहिए। हमें ये आंतरिक पुनर्निर्माण की जो योजना तैयार कर रहे हैं उसमें हमें कुछ मान्यताओं को ध्यान में रखना है। अगर मान्यताएं आपको उपलब्ध नहीं है तो हमें विवेक और उचित मान्यताएं लेते हुए पुनर्निर्माण की हमें योजना तैयार करेंगे। यदि आप द्वारा ली गई मान्यताएं व्यवहारिक और सही नहीं है तो आंतरिक पुनर्निर्माण की जो योजना है वो कंपनी के लिए उपयोगी नहीं होगी। अतः आंतरिक पुनर्निर्माण के लिए जिन मान्यताओं पर विचार करना चाहिए वो मान्यताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, पुनर्निर्माण योजना का कंपनी की भावी लाभदायकता एवं क्रियाशीलता की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान में जो कंपनी घाटे में चल रही है, हम ऐसी योजनाएं तैयार करें कि जो भविष्य में जो कंपनी है वो लाभदायकता में रहे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़े और उनकी क्रियाशीलता है वो
इंक्रीज हो। इस संबंध में विभिन्न दृष्टिकोणों से गहन चिंतन की आवश्यकता है। जैसे पुनर्निर्माण योजना से कंपनी की भावी लाभदायकता, क्रियाशीलता एवं कुशलता की स्थिति में सुधार की आशा है। तो वैसी पुनर्निर्माण योजना का निर्माण हमें करना चाहिए। अगर कंपनी में सुधार की कोई आवश्यकता है तो हमें सुधारात्मक कार्रवाई करते हुए योजना को निर्माण करना चाहिए। सेकंड बात करें कि संपत्ति का जो बैलेंस शीट है उसके एसेट साइड में विभिन्न प्रकार की हानियां दर्शाई होती हैं, जिसमें अस्थगित आयगत व्यय है, संपत्तियों के मूल्य में कमी की आवश्यकता को अपलिखित करते हुए कुल कितनी पूंजी का त्याग करना आवश्यक है, इसका हमें सही प्रकलन करना पड़ेगा, सही अनुमान इसका हमें लगाना पड़ेगा। और एक कंपनी की थर्ड जो हमारा है उसमें एक कंपनी की पूंजी संरचना में विभिन्न पक्ष त्याग करते हैं। जो कंपनी की पूंजी संरचना है उसमें विभिन्न प्रकार के पक्ष हैं, वो अपने हिसाब से त्याग करते हैं। विभिन्न पक्षों में हम जैसे देखते हैं इक्विटी अंशधारी है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ऋण पत्रधारी डिवेंचर होल्डर्स और ऋणदाता, सुरक्षित लेनदार, असुरक्षित लेनदार आदि प्रमुख होते हैं। इन योजनाओं को इन सभी पक्षों का त्याग आवश्यकता अनुसार निर्धारित करना चाहिए तथा विभिन्न पक्षों से अपेक्षित त्याग का निर्धारण तर्क संगत आधार पर होना चाहिए। जो हम निर्धारण कर रहे हैं उसके पीछे कोई तर्क होना चाहिए कि हम इसका त्याग है इस अनुपात में करवा रहे हैं और इस अनुपात में कराने के पीछे हमारा ये तर्क है। और फोर्थ 4 नंबर जो हमारी मान्यता है, आंतरिक पुनर्निर्माण संबंधी योजना सभी पक्षों के लिए लाभकारी होनी चाहिए। जो योजना है वो सभी जो पक्ष है उन सब के लिए लाभकारी होनी चाहिए। इस योजना के क्रियान्वयन से संबंधित विभिन्न पक्षों को विभिन्न भविष्य में लाभ की संभावना हो, इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस बात को भी हमें स्मरण रखना, याद रखना चाहिए कि विभिन्न पक्ष अपना सहयोग व त्याग करने को तभी तैयार होंगे जबकि उनके भविष्य में लाभ होने की संभावना है। अगर कोई लाभ होने की संभावना कंपनी में नहीं दिखाई दे रही है तो जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है वो सब अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर देंगे और अपना पेमेंट लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अब हमें योजना के निर्धारण करते समय जो स्टेप लेंगे वो स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। जैसे देखिए कि कंपनी की आंतरिक पुनर्निर्माण संबंधी योजना की रचना जो हम करेंगे उसमें हम जो स्टेप लेंगे वो निम्नलिखित हमारे स्टेप होंगे। नंबर 1 जो हमारा स्टेप होगा वो होगा अपलिखित की जाने वाली समस्त हानियों का अनुमान लगाना। अभी एक एस्टिमेट तैयार करेंगे कि टोटल लॉस टू बी वेरी राइट ऑफ, हमें कुल कितना जो लॉस है उसको राइट ऑफ करना है। उसके लिए हम एक स्टेटमेंट तैयार करेंगे और जिसमें है हम सभी प्रकार की जो हमारी लॉस है उनको लिखेंगे और उसके अमाउंट का टोटल करेंगे। इसका नमूना आपको मैं नीचे दिखा दे रहा आपको। इसमें देखिए स्टेटमेंट शोइंग टोटल अमाउंट ऑफ लॉस रिक्वायर्ड टू बी राइट ऑफ अंडर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्कीम। इस जो हमारा फॉर्मेट होगा इसमें 2 कॉलम्स होंगे। नंबर 1 पर्टिकुलर्स एंड सेकंड अमाउंट। देखिए पर्टिकुलर में सबसे पहले हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में चलेंगे और उसके सबसे लास्ट में आपको दिया होगा डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम लिखेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, कमीशन ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और प्राइमरी एक्सपेंसेज। ये जो एक्सपेंसेज होंगे, ये जो खर्चे होंगे वो आपको एसेट साइड में मिलेंगे बैलेंस शीट के सबसे लास्ट में। फिर डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेज ये भी आपको मिलेगा। और इसके अलावा हमारे जो इंटेंजिबल एसेट्स हैं, गुडविल है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड पेटेंट, इनको हम इसमें लॉस में सम्मिलित करेंगे क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो नील हो रही है। क्योंकि जो कंपनी घाटे में चल रही है
उसकी गुडविल कुछ नहीं हो सकती, उसका ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट सब की वैल्यू है वो नील होगी। लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट्स, करंट असेट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट। अगर हम संपत्तियों का जो हमारी फिक्स असेट्स हैं उनका रीवैल्यूएशन करते हैं और रीवैल्यूएशन के कारण लॉस होता है तो उसको हम यहाँ लिखेंगे। इसके अलावा हम करंट असेट्स का भी रीवैल्यूएशन करते हैं तो उसमें भी लॉस होता है तो इसको हम यहाँ लिखेंगे इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट को शामिल करते हुए यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट हमारा होगा नॉन ऑपरेटिंग लॉसेस लाइक स्पेकुलेशन लॉसेस, गैम्बलिंग losses, any other losses, give specific details of such losses। ये इस प्रकार के जो लॉस हैं इन सब को भी हम यहाँ पर लिखेंगे। इस प्रकार हम टोटल अमाउंट ऑफ लॉस टू बी राइट ऑफ, इन सब को हम यहाँ पर लिख के उसका टोटल कर लेंगे। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी स्थायी व चल संपत्तियों पर अपिलित की जाने वाली हानियाँ संबंधी तथ्य स्पष्ट रूप से नहीं दिए होते। ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे कि विद्यार्थी है वो अपनी मान्यताओं के आधार पर संपत्तियों पर हानि का अनुमान लगा लेना चाहिए और तद अनुसार मान्यता संबंधी टिप्पणी है वो हानि के जो विवरण पत्र में है उसमें सम्मिलित कर देना चाहिए। हम अपनी मान्यता के अनुसार उसका मूल्य कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इनका अनुमान लगाने के बाद हम इन जो लॉसेस हमें पता चले हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास सोर्सेज क्या होंगे उसके बारे में पता लगाएंगे हम सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप जो हमारा होगा उसमें होगा अनुमानित हानि को अपलित करने के लिए स्रोतों की खोज, सर्च ऑफ सोर्स फॉर रिटर्न ऑफ द एस्टिमेटेड लॉस। अपलित की जाने वाली हानि की संपूर्ण राशि का अनुमान लगाने के बाद सेकंड जो हम स्टेप उठाएंगे वो होगा कि उन स्रोतों की खोज करना, रिसोर्स की खोज करना जिनसे जो हानि है उसको अपलित करने के लिए हम अमाउंट में उपलब्ध हो सके। इसके लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, हमारी जो कंपनी है उसके पास आयगत और पूंजीगत जो संचय होते हैं, रिजर्व्स होते हैं, उनको लेंगे। प्रतिभूति प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम है उसको लेंगे और लाभ हानि खाते का कोई क्रेडिट शेयर्स है तो उसको हम सबसे पहले लेंगे। यदि कोई खाते में शेष उपलब्ध नहीं है तो हानि को उपलब्ध करने के लिए सर्वप्रथम इन लॉसेस को जो हमारे क्रेडिट बैलेंस है उसको काम में लेंगे। इसके बाद में स्थायी संपत्तियों, विनियोगों या अन्य संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन के कारण कोई लाभ उत्पन्न होता है तो ऐसे अनुमानित लाभ को भी हम हानि को उपलब्ध करने के काम में ले सकते हैं। दो स्टेप पूरा करने के बाद, रिजर्व लेने के बाद और हमारे जो संपत्ति है उसका पुनर्मूल्यांकन के कारण हमें प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट को हम यूज ले सकते हैं राइट ऑफ करने के लिए लॉस को। थर्ड जो हम चलेंगे वो हमारी कैपिटल है उस पर चलेंगे। इक्विटी अंशधारी और पूर्व अंशधारियों से उनकी जो प्रदत्त पूंजी है उसमें त्याग की आवश्यकता संबंधी हमें अनुमान लगाना होगा। चूँकि कंपनी के समापन में पूर्वाधिकारी अंशधारियों को पूंजी लौटाने संबंधी पूर्वाधिकार प्राप्त है। अगर कंपनी का बंद कर रहे हैं तो सबसे पहले पूंजी प्राप्त करने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारी को होगा। अतः इक्विटी अंशधारियों की तुलना में पूर्वाधिकारी अंशधारियों से हमें त्याग की अपेक्षा कम करनी चाहिए, उसका अनुपात हमें कम रखना चाहिए। और ये अनुपात किस अनुपात में हो, कितना होगा, इसके निश्चित करने के लिए कोई सामान्य नियम अभी तक नहीं बने हुए हैं। उसका निर्णय हम अपने व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अंशधारियों के त्याग करने के बाद भी हम पूरा लॉस को वो है राइट ऑफ नहीं कर पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ऋण पत्रधारी और लेनदारों को भी उनके दावे की राशि में त्याग करने के लिए राजी करेंगे, उनको हम राजी करेंगे। और यहाँ इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ऋण पत्रधारी, ऋणदाता व लेनदार त्याग करने के लिए तभी तैयार होंगे जब उन्हें ये विश्वास हो जाएगा कि यदि कंपनी का समापन कर दिया जाता है तो उनके दावों का पूर्ण भुगतान नहीं हो पाएगा। वो तभी त्याग करने के लिए सहमत होंगे जब उन्हें पता चलेगा कि अगर हमने त्याग नहीं किया तो कंपनी बंद हो जाएगी और हमें पूरा अपना जो पूरा पेमेंट है वो नहीं मिलेगा। अतः उन्हें इस बात का आभास करवाना ज़रूरी है और उसी के हिसाब से हम त्याग के लिए उनको सहमत करेंगे।
अतः एक अलग विवरण पत्र द्वारा हमें ज्ञात कर लेना चाहिए कि समापन पर अलग अलग पक्षों के कितने कितने भुगतान होने की संभावना, कितना कितना दावा है वो छोड़ने के लिए तैयार हैं। इन स्रोतों से जो रकम उपलब्ध होगी उसको हम एक विवरण पत्र बनाकर दिखाएंगे और फिर हम थर्ड स्टेप की ओर चलेंगे। इसका शेष भाग हम सेकंड जो हमारा पार्ट होगा उसमें आपको बताएंगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।